क्या हुआ, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन, लोग ग्रुप्स में बंटने लगे. इट लेड अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर. ऑफ कोर्स अब वॉर सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इनकी होती है ना. कहा तो ये जाता है कि उस समय लोग, जिन लोगों को काम नहीं थे वो लोग भी मांग लेते थे काम, जैसे सिपाहियों के कपड़े सिलाना, अनाज ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सप्लाई किया जाता था. तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स वहाँ पर बढ़ जाते थे. और ऑफ कोर्स लड़ने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए, जो सोर्सेज चाहिए, उसका प्रोडक्शन दुगना बना दिया. सो इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गया, विच हैज़ फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स. देखो, कर्जा लेना पड़ता था इन चीज़ों के लिए, पैसे नहीं थे. और कहाँ से चुकाएंगे? इंक्रीजिंग टैक्सेस. देन अगेन कस्टम ड्यूटीज वेर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड. जो भी चीज़ें बाहर से आती थी उन्हें कस्टम ड्यूटीज़ लगा दी जाती थी. कस्टम ड्यूटी, जब कोई सरहद पार चीज़ जाती है तो उसे एक टैक्स पे करना होता है कि आप ये चीज़ को सरहद पार लेके जा रहे हो. ठीक है, चलो तो ठीक है, ये तो अलग बात हुई. हम बात कर रहे थे कस्टम ड्यूटीज़ की. तो कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई. अब पैसा चाहिए ना, क्यों चाहिए? वॉर करना है, वॉर के लिए पैसा लगेगा, तो लाएंगे कहाँ से? तो बढ़ा दो टैक्सेस. तो टैक्स का जो पैसा आएगा उसको कहाँ लगाएंगे? वॉर में लगाएंगे. कहाँ कहाँ? कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करा दिए, कहीं बढ़ा दिए. एंड थ्रू द ईयर, द वॉर ईयर्स, प्राइजेस इंक्रीज्ड, डबलिंग. मैंने जो चीज़ 10 रुपए की वो 20 रुपए की हो गई. ये कब से कब तक? तो ये जो ईयर्स थे 1913 से लेकर 1918, यानी जो वॉर का समय रहा है 4-5 साल का, इसमें हर चीज़ की कीमत दुगनी हो गई. हर चीज़ की कीमत दुगनी हो गई, है ना. अब देखो ना, तेल ही कितना महंगा हो गया पिछले कुछ दिनों में. अभी करंट सिचुएशन में हॉर्मुज़ स्ट्रेट जब से बंद हुआ था कि नहीं? हॉर्मुज़ स्ट्रेट एक ऐसा स्ट्रेट, समझते हो ना? स्ट्रेट यानी समुद्र का ऐसा हिस्सा जो जोड़ता है, लेकिन बहुत छोटा हिस्सा होता है जिसमें से बस नाव जा सकती है ना. बहुत, क्या आप कह सकते हो उसको, नैरो होता है ये, इसे स्ट्रेट कहते हैं. तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट इज़ ए इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट विच कंटेन्स, जो ज़्यादातर वो क्या कहते हैं, जो नहीं, जो कंटेनर्स को ले जाने वाले शिप्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? कार्गो. वेरी गुड. तो ये कार्गो ही यहाँ से ज़्यादातर जो है पास होते हैं. देन आगे क्या होता है देखो. विलेजेस वेर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स. हट्टा कट्टा बच्चा दिखा नहीं गांव में, क्यों उठा ले उसको? हाँ, फोर्स भर्ती, यानी कि फोर्स एम्प्लॉयमेंट होती थी, फोर्स रिक्रूटमेंट. जबरदस्ती भर्ती करवाया जाता था आर्मी में, मन मर्जी से नहीं कि आया फॉर्म भरा, हट्टा कट्टा लड़का दिखा उठा लिया उसको फोर्स में डायरेक्ट. पर कहाँ बचने की कोई उम्मीद थी क्या? एक बार जिसका बच्चा गया ना लड़ने के लिए, उसकी कोई उम्मीद नहीं होती थी कि वो बेटा लौट के आएगा. क्यों? मेडिकल इतना स्ट्रांग नहीं था उस समय कि किसी को गोली लगी तो गोली निकाल के इलाज, पट्टी मलम वलम लगा के इलाज मिलेगा. वो गोली लग के मर भी जाता था, पैर सड़ जाता, पैर में गोली, पैर ही काट देते थे. ऐसे लोग थे. इलाज का नाम से कोई दवाई थे ही नहीं ना, कुछ इलाज करने की कोई ज़्यादा ये थी ही नहीं. ना डॉक्टर्स ज़्यादा होते थे, ना मेडिसिन ज़्यादा थे, ना मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी, ना उसको सही टाइम पे इलाज मिलता था, ना इतना ट्रांसपोर्ट था कि एम्बुलेंस में डाल के ले जा रहे हैं. और देश में मतलब युद्ध चल रहा है, एक देश का नहीं है, इसमें कई कंट्रीज इस साइड से इन्वॉल्व है, कई कंट्रीज इस साइड से इन्वॉल्व है, और वो भी ह्यूज कंट्रीज है. ये ऐसी वैसी नहीं है, कभी यहाँ से हमले हो रहे, कभी यहाँ से हमले हो रहे. कितने ही लोग घायल हो पड़ रहे रोज, कभी 100 की संख्या, कभी 200 की संख्या. कोटि के ऊपर तो लोग मर गए थे युद्ध में, करोड़ों लोग मर गए. कितने तो कहते हैं कि सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मोमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस.
अब सबसे पहला हादसा तो ये होता है कि 1917 में, यानी कि वो 1915 में आए, उससे 2 साल बाद उन्हें ये खबर लगती है कि बिहार के चंपारण, कहाँ, बिहार के चंपारण में ब्रिटिशों के द्वारा ज़बरदस्ती इंडिगो का प्लांटेशन किया जाता है। सी व्हाट दिस इज। In 1917 he traveled to चंपारण in बिहार। बिहार में एक गांव है चंपारण नाम का, अभी भी है। To inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system। ये oppressive plantation किस चीज़ का था? इंडिगो का। किस्सा ऐसा है कि भारत में इंडिगो नाम का प्लांट आता है जिसे नील कहा जाता है, जो कपड़े में दी जाती है कलर करने के लिए। आज के समय में हम अलग अलग रंग बिरंगी कपड़ा है, पहले समय में ज़्यादा कलर डाई प्रोसीजर नहीं हुआ करता था, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े को कलर देने का एक ही तरीका था, वो था इंडिगो का कलर यूज़ करते थे। ये इंडिगो का प्लांटेशन करने के लिए चंपारण के पीजेंट्स को ब्रिटिश मजबूर किया कर देते थे, मजबूर या कह सकते थे कि फोर्स किया करते थे कि आपको प्लांटेशन किसका करना है? सिर्फ और सिर्फ इंडिगो का। और खरीदार कौन रहेगा? यही रहेंगे, आप किसी को बाहर बेच नहीं सकते। अब खेती करने वाले का एक बेसिक ये होता है कि कम से कम वो अनाज की खेती करे तो अपने घर परिवार को खिला तो सकता है ना। गेहूँ उगाएगा, चावल उगाएगा तो घर परिवार के लिए थोड़ा तो रख सकता है, बाकी बेच भी दिया तो परवाह नहीं। लेकिन जो कैश क्रॉप्स होते हैं, जैसे इंडिगो एक कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप जिसे नगद पैसा मिलेगा, खा सकते हैं क्या उसको? नहीं। तो कैश क्रॉप्स के लिए ये इतने मजबूर हो जाते थे। प्लस ये कैश क्रॉप के लिए पैसा देगा कौन? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश, नो वन एल्स। आप किसी बाहर वाले को बेच भी नहीं सकते। प्लस इनके फिक्स रेट हुआ करते थे कि इतने इतने पैसे में ही खरीदेंगे। अब आप बताओ कि जिसकी लागत ही 2 रुपए की है, हाँ, और आप उससे 3 रुपए में सारा मांग रहे हो, ही विल एग्री विथ इट? नो, ऑफ कोर्स ही विल डिमांड 4 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, वॉट एवर इट इज़, है ना। बाहर मान लो वही चीज़ की कीमत 7 रुपए और ये मांग रहा है 3 रुपए में, और आपके ही 2 रुपए लग गए, प्लस आपकी मेहनत है, बराबर। तो ऐसे समय में किसान क्या सोचेगा? इसमें तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं, मेरा नुकसान हुए जा रहा है। और ये 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसा सिलसिला चलता रहा। ऐसे में किसानों के पास जो है पैसा बिल्कुल नहीं रहा, वो गरीब होने लगे, उनके हाल होने लग गए खाने पीने के, बेचारे जो है जैसे तैसे जीवन काटने लगे। अब ये क्या करता था कि यूरोप में जो है कोल्ड क्लाइमेट होता है ना, इसके कारण वहाँ एक वुड्स नाम का जो है इंडिगो यानी कि नील तैयार होती है। तो वहाँ की नील हमारे जितनी अच्छी क्वालिटी की नहीं हुआ करती थी। तो हमारे यहाँ की जो क्वालिटी थी इंडिगो की वो बेस्ट होती थी, तो इसीलिए वो हमारे यहाँ से कम दामों में लेके जाते थे और वहाँ यूरोप में ले जाके इसे बेच देते थे। और वहाँ इसकी डिमांड बहुत थी, वहाँ बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता था कपड़ों को डाई करने के लिए। और वो डिमांड की सप्लाई पूरी कहाँ से करे? तो इंडिया से। इसलिए इंडिया से बार बार जो है इन्हें प्लांटेशन करने के लिए मजबूर किया जाता था। और ये सेम किस्सा होता है बिहार के चंपारण में। अब ये जो किसान हैं चंपारण के, ये इस खबर को महात्मा गांधी तक फैलाते हैं। दे वांट समवन ना, कोई तो उनका लीडर बनेगा ना, कोई तो उन्हें लीडर चाहिए जो उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाए। एक्सक्यूज मी। जब चंपारण तक बात आती है तो महात्मा गांधी को ये बात पता लगती है, वो बिहार चंपारण विजिट करते। विजिट करने के बाद वो उस मोमेंट को आगे बढ़ाते और उन किसानों को इस ऑपरेसिव से आज़ादी दिलाते हैं। इस इंडिगो प्लांटेशन का जो था ना मोमेंट, इसमें वो सक्सेसफुली महात्मा गांधी और पीजेंट्स की जीत हो जाती है। ठीक है, सो दिस मोमेंट वाज नोन एज अ चंपारण मोमेंट। कौन सा मोमेंट है ये? कब हुआ? 1917। याद रहेगा? गुड। आगे बढ़ते। अब देखो, देन उसी साल 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा। ये गुजरात में खेड़ा नाम का डिस्ट्रिक्ट है ना। Affected by crop failure and a plague epidemic, the peasants of Kheda could not pay the revenue. They were demanding that revenue collections to be relaxed. एक तरफ क्या था? समस्या थी फार्मर्स की,
इंडिगो प्लांटेशन का एक मोमेंट ख़त्म किया। अब उसी समय एक और बात सामने आई कि गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में अभी के समय, जैसे हमने देखा कि पिछले क्या फैला था, एपिडेमिक फैला था कि नहीं, प्लेग का फैला था कि नहीं फैला था, क्रॉप फेल्योर हुआ था ना, हुआ था। अब ऐसे समय में किसान रेवेन्यू दे तो कहाँ से दे, पैसा तो हो किसान के पास, अनाज उगेगा बिकेगा तभी तो पैसा आएगा, है ना। अब ना अनाज का प्रोडक्शन हुआ है, ना किसी चीज़ की कोई सहूलियत है। अब ऐसे में वो बहुत परेशान है, प्लस उनसे अंग्रेज़ क्या मांग रहे हैं, टैक्स, है ना, यानी ये जो रेवेन्यू है इसका टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब ऐसे में जो है पीजेंट्स जो है वो जाते हैं महात्मा गांधी के पास और उनसे कहते हैं कि हमें आप टैक्स रिलैक्सेशन दिलवाओ, यानी कि इस टैक्स से हमें ये टैक्स को जो है माफ़ कर देने के लिए कह दो, एटलीस्ट फिर या तो हमें कम टैक्सेस बना दो या तो ऐसा कुछ करो कि हमें टैक्स ना देना पड़े, क्योंकि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर वही बात आती है, अगेन इस डिमांड को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मोमेंट अमंग्स कॉटन मिल वर्कर। कॉटन मिल वर्कर के लिए भी मोमेंट होता है, वहाँ पर भी महात्मा गांधी जाते हैं और आवाज़ उठाते हैं कि इनके लिए भी जो भी इनकी समस्या है, फिर वो वीकली ऑफ की समस्या हो या फिर वो इनका डेली वेजेस बढ़ाने की समस्या हो, इनकी जो भी समस्या है वो सॉर्ट आउट करने के लिए फिर एक, यानी कि 1917 में 2 मोमेंट हुए, 1918 में अहमदाबाद का मोमेंट हुआ। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या होता है? देखो, ऐसे बहुत सारे नियम इन्होंने बना रखे थे, है ना। अब देखो रॉलेट एक्ट कहता है, emboldened with their success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919। गांधी जी कहते हैं कि हम एक एक्ट को जो है ना, इस एक्ट के अगेंस्ट, कौन सा एक्ट के अगेंस्ट? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। कौन से स्वरूप? रॉलेट एक्ट के। अब ये एक्ट क्या है? आई विल एक्सप्लेन यू। इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हम जो है सत्याग्रह करेंगे। ये किसका कहना है? गांधी जी का। कब आया एक्ट? 1919 में आया। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919, 1919 याद रखना है। 1919। हाँ, 2 बार 19। The act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council। बहुत जल्दबाजी में अंग्रेज ने लेजिस्लेटिव असेंबली से, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस एक्ट को पास करवाया था। बहुत जल्दबाजी में क्या करवाया था? इस एक्ट को पास करवाया था। डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स, जबकि इसके इंडियन मेंबर्स इस एक्ट के खिलाफ थे, इस एक्ट के खिलाफ थे, फिर भी इस एक्ट को पास करवाया। एक्ट समझते हो ना, कानून। अब इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स। ये एक्ट यानी ये कानून ऐसा था जिससे अंग्रेज की पावर लगभग कई गुना बढ़ जाती और बढ़ गई थी। ये एक ऐसा एक्ट था जिससे अंग्रेज की पावर कई गुना बढ़ गई थी। सो दे गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, जिससे क्या होगा? अब सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबा कर रख सकते हो, उनको आगे बढ़ने का मौका बिल्कुल भी नहीं देना है। ये एक्ट इस तरह से बनाया गया था। सो द गवर्नमेंट, अब तक क्या देखा कि रॉलेट एक्ट 1919 में ये स्टार्ट कर देते, बट द एक्ट वाज लाइक कि इस एक्ट के कारण गवर्नमेंट के पावर्स दुगना बढ़ जाते, है ना। और ऐसा एक्ट अगर पास हो जाता तो ये जो इंडियंस के लिए बहुत प्रेजिव रहता। तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो मोमेंट स्टार्ट करते हैं, एंड द मोमेंट विच अलाउड डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। क्या कहता है? देखो ये कि अगर कोई भी पॉलिटिकल, यानी कि जो भी
क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे 2 साल के लिए। कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी अगर आप करते हो और ब्रिटिश उसके खिलाफ है तो आपको सीधे सीधे जेल मिल जाएगी। एंड महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज। इतना ही नहीं, वो चाहते थे कि इस तरह के कानून के लिए हम कैसे रहें, नॉन वायलेंट सत्याग्रह बनाए रखे, मोमेंट ऐसा करे कि नॉन वायलेंट मोमेंट बने। सो विच वुड स्टार्टेड विथ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। हड़ताल क्या होती है, खाना पीना त्याग देना है ना, और बैठ जाना एक जगह, आंदोलन हड़ताल। और फिर रैलीज वेर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट सिटीज़, कई तरह के मोर्चे निकाले जाते हैं, रैलीज बनाई जाती है लोगों को अटेंशन देने के लिए, लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए, क्योंकि आप कहीं तो पब्लिश नहीं कर सकते, जहां पब्लिश करते तो ब्रिटिश उन प्रेस को बंद करवा देती, इसीलिए कोई प्रेस वाला इसे पब्लिश भी नहीं करता था। तो इस तरह